हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। हेलो संजय बेटा। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर चित्रा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम थोड़ा घर का चक्कर लगा लो। पर हाँ, बहू और बच्चों को साथ ना लाना। माँ टेंशन में लग रही थी। आप इतनी टेंशन में क्यों हो? और क्या हुआ उसकी तबीयत को? और पारुल और बच्चों को लाने से क्यों मना कर रही हो? क्या करूँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। जो हालत चित्रा की है, मैं नहीं चाहती पारुल या बच्चों पर उसका कोई असर पड़े। माँ की आवाज़ में उदासी साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ है माँ? साफ साफ बताओ ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या बताऊँ बेटा, चित्रा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। क्या? संजय माँ की बात बीच में काटते हुए बोला। क्या माँ, आप भी आज के टाइम में ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हो? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें सिखाया था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर जो आंखों के सामने हो रहा उसे मैं नकार भी तो नहीं सकती। ठीक है माँ, मैं आता हूँ, बैठकर बात करते हैं, कहकर संजय ने फ़ोन रख दिया और खुद सोच में पड़ गया। संजय की माँ कोई अंधविश्वासी नहीं थी। वो खुद स्कूल टीचर थी और संजय के पापा प्राइवेट जॉब करते थे। संजय का ट्रांसफ़र हुआ तो वो बच्चों और पारुल को लेकर दूसरे शहर आ गया था। अब घर में माँ, पापा और बहन चित्रा, जो कॉलेज में पढ़ती थी, ही रहते थे। अब अगर माँ कह रही है तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे। संजय को भी अब चिंता होने लगी थी और वो जल्द से जल्द घर जाकर खुद सब कुछ देखना चाहता था। संजय बैग कंधे पर टांगे घर की डोरबेल बजा रहा था। कुछ पलों में दरवाज़ा खुला तो सामने पापा खड़े थे। संजय बेटा, तुम आ गए? हाँ पापा, कहते हुए संजय ने उनके पैर छुए। आवाज़ सुनकर माँ भी किचन से हड़बड़ा कर आ गई। संजय पैर छूने को झुका तो उन्होंने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हो गया है माँ? मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आप अपने को संभालो। और चित्रा कहाँ है अभी? संजय ने उनको सोफे में सहारा देकर बिठाया। चित्रा अपने कमरे में है, संजय के पापा ने बताया। क्या हुआ है, मुझे सारी बात तफसील से बताइए। पापा एक लंबी सांस लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए और सब बताना शुरू किया। उस दिन चित्रा अपने 3 दोस्त रिया, सिमरन और राहुल के साथ पिकनिक के लिए गई थी। जहाँ ये लोग गए थे वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था, तो इन लोगों ने शर्त लगाई कि कौन वहाँ अकेला जाकर आ सकता है। चित्रा भूत प्रेत को नहीं मानती थी, तो ये वहाँ चली गई और एक कब्र पर बैठकर इसने अपना मिठाई का पैकेट खोला और खाने लगी और फिर उठकर आ गई। पिकनिक से आने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। हमने सोचा थकान की वजह से हो रहा है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर ये तो महज शुरुआत थी। रात चित्रा अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी जब उसकी आँख खुली और उसको लगा कि बेड के एंड पर उसके पैरों के पास कोई बैठा है। उसने उठकर देखना चाहा तो अचानक उसका बेड बेतहाशा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो डर गई, पर जब उसने उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया था। वो एकदम भी हिल नहीं पा रही थी। उसने हम लोगों को बुलाने की भी कोशिश की, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। बहुत देर तक जद्दोजहद के बाद वो चीखती हुई उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर हम दौड़कर वहाँ गए। लाइट जलाकर देखा तो चित्रा बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि हमको उसकी धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही थी। हमने उसे शांत किया और अपने साथ अपने ही कमरे में सुला लिया। अगली रात भी उसकी आँख 1 बजे खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे झकझोर कर उठा रहा है। अभी पापा बता ही रहे थे कि चित्रा के कमरे से चीख पूरे घर में गूंजी। संजय सबसे आगे भागा। कमरे में देखा
तो चित्रा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। संजय ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। माँ ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर डाले और भीगे हाथों से उसके गाल थपथपाए तो वो होश में आई और आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ चित्रा, तुम चीखी क्यों और बेहोश कैसे हो गई? माँ माँ, मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ी आप लोगों की बातें सुन रही थी कि तभी मुझे लगा कोई मेरे दोनों कंधों पर पीछे से हाथ रखकर खड़ा हुआ है। मुझे एक करंट का झटका सा लगा और फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अपनी हंसती खेलती चुलबुली बहन की ये हालत देख संजय भी परेशान हो गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लेने के बाद माँ चित्रा के पास ही बैठी हुई थी। तब संजय पापा के पास गया और अपनी बात पूरी करने को कहा। उस रात के बाद वो हर रात ही जाग जाती। कभी उसे कोई काला साया नजर आता तो कभी किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती। उसका बिहेवियर भी बदलने लगा था। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। एक दिन खाने की टेबल पर बैठकर कहती है, रोज क्या ये घास फूस बनाती हो? कभी चिकन मटन भी बनाओ। हम हैरान रह गए। जो अंडे की महक से भी चिढ़ जाती थी वो कि ये क्या कह रही थी। हमने बहुत बार कहा चित्रा को, पर वो हर बार मंदिर जाने को टाल देती थी। कल जब हम उसे जबरदस्ती मंदिर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब वो हमारे हाथ झटककर एकदम से मर्दाना आवाज में कुर्राई और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। ये सुनते ही संजय के बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। सब बताने के बाद पापा अपने कमरे में चले गए, पर संजय को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। संजय ने अपने दोस्त मोहित को फ़ोन लगाया। मोहित इन सब चीज़ों में विश्वास करता था और उसकी तांत्रिक लोगों से जान पहचान भी थी। उसने कल ही चित्रा को वहाँ ले जाने का कार्यक्रम बना लिया। सहसा उसे आभास हुआ उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और चित्रा के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज़ पड़ी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? संजय ने किस आदमी की आवाज़ सुनी? कौन था वो आदमी जो चित्रा के पीछे पड़ा हुआ था? क्या चित्रा कभी उससे मुक्त हो पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।